नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म एडुटेरिया में, जिसमें ऑलरेडी एक क्लास मेरी हो चुकी है। स्ट्रेटेजिक मतलब कि डिस्कशन के साथ या रणनीतिक मुद्दों के साथ अगर मिला लें तो 2 क्लासेस हो चुकी है। और कंटेंट की अगर बात करेंगे तो ये कंटेंट का आज मेरा सेकंड क्लास है। और इसमें हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक पीरियड का स्टोन एज का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था पहले क्लास में स्टोन एज से संबंधित। और आज की जो हमारी क्लासेस होगी वो आपके लिए होंगी कौन सी क्लासेस, तो ये क्लासेस होंगी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित क्लासेस होंगी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन सा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही शानदार और जबरदस्त इस तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है आपके दुर्गा के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिए। एडुटेरिया की पूरी टीम आप सभी लोगों के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए कितना शानदार फोटो आप लोगों का दिख रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको लगे कि सर ये तो मेरा ही फोटो है, पिछले जन्म की कुछ बातें हल्की फुल्की याद आ रही हैं, तो मान सकते हैं। इस फोटो का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, आगे करेंगे। अभी मतलब ये एक तरीके से आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा काल में क्या है ये, तो ये पुरोहित की मूर्ति है। किसकी है, तो पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति है। ठीक है, यानी कि प्रिस्ट किसकी है, तो प्रिस्ट स्टेच्यू है। किस दौरान का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि हड़प्पा, इसी को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा के नाम से भी हम इसको जानते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप हाल फिलहाल में 2024-25 का अगर एनसीईआरटी किताब अगर आपने पलटा होगा, देखा होगा, तो उसमें आपको ये जान करके पता लगेगा, पढ़ करके पता लगेगा कि ये जो सभ्यता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं, तो सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। ठीक है, नदी घाटी की सभ्यता किस नाम से जानते हैं, तो सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि अब इसका नाम चेंज करके सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कर दिया गया है। इसी के साथ अब हमारे लिए जो ये आईवीसी है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है या जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जब आप समय पीरियड की बात करेंगे कार्बन डेटिंग मेथड से, तो इसका जो मेच्योर हड़प्पा का समय है 2350 बीसी से 1750 बीसी तक का इसका समय है। यानी कि 2300 ईस्वी 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक का समय है। ऐसा भी नहीं है कि अचानक से 2350 ईस्वी में किसी रात को सुबह में सभी लोग उठे और पूरा एकदम सिविलाइजेशन चारों तरफ दिखाई दिया, ऐसा भी नहीं है। जब भी कोई सिविलाइजेशन का विकास होता है तो वो रातों रात नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज आप 5 फुट 7 इंच के हैं, 6 इंच के हैं या 6 फुट के हैं। अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि अच्छा ये बताइए कि आप किस दिन कितने तारीख को 5 फुट 2 इंच के थे, तो क्या आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ये संभव नहीं है कि आप बता दें कि किस दिन आप 5 फुट 2 इंच के थे या किस दिन 5 फुट के थे, किस दिन 4.5 फुट के थे। तो इसी तरीके से जब हम किसी सभ्यता को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो वो रातों रात नहीं होता है, वो अचानक से नहीं होता है। तो ये 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी का जो समय पीरियड है वो है आपका परिपक्व हड़प्पा का। क्या है, तो परिपक्व हड़प्पा का है, जिसको हम कहते हैं मेच्योर हड़प्पा। ठीक है, मेच्योर हड़प्पा के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके पहले इसके कुछ साइन नहीं दिखाई दे रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर का जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, कृषि की जो हमें जानकारी मिलती है, वो हमें मिलती है मेहरगढ़ से। ठीक है, अब चूंकि एग्रीकल्चर की जानकारी हमें मेहरगढ़ से मिल रही है, तो हमने ये भी बताया था कि एग्रीकल्चर होने का मतलब कि जीवन अस्थायित्व प्रदान करेगा या जीवन एक जगह अस्थायी हो जाएगा। अब जीवन में चूंकि अस्थायित्व आएगा, तो अस्थायित्व आएगा तो वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। लोग गांव में बसेंगे, एक जगह सामूहिक रूप से बसेंगे, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है।
तो जब एक जगह बसेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक गांव के रूप में तब्दील होगा। जब एग्रीकल्चर की विकास हो जाता है, एग्रीकल्चर जब अपने मतलब कि विकास की स्थिति में होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जब अब एग्रीकल्चर से इतर कुछ और कार्य को अपनाते हैं, यानी कि कुछ और कार्य जैसे कि व्यापार अपना सकते हैं, शिल्प कार्य कर सकते हैं, बढ़ईगिरी कर सकते हैं, शहरों में जाकर के निवास कर सकते हैं। तो यहीं पे आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो रीढ़ था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक ढांचा किस चीज पे टिका था? तो आर्थिक ढांचा कृषि पर निर्भर था। किस पर था? तो कृषि पर निर्भर था, यानी कि इट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। किस चीज पर निर्भर था? तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट था, क्योंकि एग्रीकल्चर ने ही सरप्लस दिया, और सरप्लस से फिर हम देखते हैं कि शहर का विकास हमें दिखाई देता है, और फिर इंटरनेशनल ट्रेड दिखाई देता है। और ये जो कृषि से संबंधित जो चीजें हैं, ठीक है, कृषि से संबंधित जो भी चीजें हैं, इसमें आप देखेंगे कि इसका जो सरप्लस प्रोडक्शन था वो भी टैक्स के माध्यम से वसूल लिया गया। तो ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये सारी चीजें आप हमें क्यों बता रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसको जानने की क्या जरूरत है? तो बेटा इतिहास के बारे में अगर बात करेंगे तो एडमंड बर्ग का एक स्टेटमेंट है कि जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं अपनी ऐतिहासिक गलतियों को दोहराकर स्वयं को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, चाणक्य भी कहता है कि इतिहास के महत्व को समझते हुए चाणक्य कहता है कि राजा को प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा का समय इतिहास सुनने में व्यतीत करना चाहिए। कोई भी वृक्ष हो, कोई भी देश हो, कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी राज्य हो, अपने जड़ से टूट करके, जड़ से बिछड़ करके जीवित नहीं रह सकता। यानी कि जो हमारा जड़ है उस जड़ को हमें मजबूती से रखना होगा, उसको पकड़ना होगा, उसको देखना होगा। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए और जब भारतीयों ने उनसे कहा कि आप हमें आजाद करिए, हमें स्वशासन दीजिए, हम अपना शासन करेंगे, तो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि यार तुम लोग तो करिया हो, ठीक है, और करिया लोग कब शासन कर सकते हैं, कबो ना। हम काहे शासन दे दे, स्वशासन दे देंगे, तुम लोग शासन चला लोगे रे, संभव नहीं है कि तुम लोग शासन चला ले। अब मान लो कि आप मांग रहे हो कि भाई हमें स्वशासन दे दो, हम अपना शासन चलाएंगे, अंग्रेजवा सब कह रहा है कि हम ना देंगे, तुम लोग करिया हो, इतने काले काले तो दिख रहे हो, कैसे हम दे दें स्वशासन का अधिकार? बेवकूफ आदमी स्वशासन मांग रहा है, चुपचाप शासित हो, हम तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पे, हम तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हारे अंदर शासन का, स्वशासन का गुण ही नहीं है, तुम शासन कर ही नहीं सकते हो, तुम लोग भ्रष्ट हो। ऐसा बोलता था सब अंग्रेजवा। आजादी की लड़ाई में ऐसे ही इनका मोरल डाउन, बोले कि भाई अब क्या करें, समस्या खड़ा हो गया। तो देखिए होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज को काउंटर करते हैं तो काउंटर करने के लिए आपको अपने इतिहास में झांकना पड़ता है। इसी दौरान कुछ एक ऐसे ब्रिटिशर्स भी थे जिन्होंने भारत में कई सारे अनुवाद विभाग की भी स्थापना की, जिन्होंने देखा कि भारत का इतिहास क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। भारतीयों ने भी अपने इतिहास की तरफ मुड़ना सीखा। पहले वो कहते थे कि तुम लोग तो यायावर हो, ऋषि मुनि का देश है, बंजारे हो, ये हो वो हो, शासन कर ही नहीं सकते, शासन का अधिकार बेकार में मांग रहे हो, हम लोग गोरे हैं, हम यहां शासन करने के लिए आए हैं। तो व्हाइट मैन बर्डन थियरी रुपयार्ड किपलिंग देते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में तब तक क्या होता है, जैसे आप लोग भी गांव में देखे होंगे, अगर आपके दादाजी के दादाजी कभी मुखिया रहे होंगे तो 2-4 पुस्त के लोग जाने जाते हैं मुखिया। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी के घर में एक आदमी मुखिया बन गया तो वो बेचारा मुखिया बहुत पहले बन गया, लेकिन उसका लड़का भी मुखिया जाना जाएगा, उसके लड़का का लड़का भी मुखिया, पूरा गांव मुखिया के नाम से जानता है। तो जो आप लोग घूम करके कहते हैं कि हमारे दादाजी मुखिया थे, हमारे भैया दरोगा हैं, ठीक है, हमारे भैया IAS IPS में हैं, अखिल भारतीय सेवा में है, तो इस टाइप से जो एक तरीके से आप देखते हैं कि जो आपका इतिहास होता है, अगर आपका इतिहास ग्लोरियस है तो आप उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, आपका मनोबल बढ़ता है, आप मजबूती से किसी चीज को करते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी के घर में कई ऐसा खराब इतिहास रहा है कि जिसके घर में खाली चोर ही रहे हैं, तो अब उनके घर का जो बालक होगा तो वो तो हमेशा मोरल अपना डाउन करके रहेगा। पूरे गांव के लोग कहेंगे, जैसे आपने फिल्म में देखा होगा कि हीरो के हाथ पे लिख दिया जाता है कि तेरा बाप चोर है, इस टाइप से, तो हमेशा उसका मोरल डाउन रहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका इतिहास ग्लोरियस है
अगर उसमें कुछ शानदार चीजें हैं तो आप उससे इंस्पायरेशन लेते हैं, आप उससे प्रेरणा लेते हैं। बस यही स्थिति थी सन 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी सबसे पहले वहां पे रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। हालांकि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के मुहर को देखा था, लेकिन उसके महत्व को वो नहीं समझ पाए थे। और 1826 में जो महत्व नहीं समझ पाए थे, उसके लगभग 100 साल बाद दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज कर दी। और हड़प्पा की जब खोज कर दी तो बिल्कुल भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशियों के लिए भी, ब्रिटिशर्स के लिए भी ये बिल्कुल एक आश्चर्य था। एक नई सभ्यता मिल गई जो कि नगरीय सभ्यता थी, टाउन था उसमें, जिसका इंटरनेशनल ट्रेड था, जिसकी सड़कें बिल्कुल 90 डिग्री ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी, यानी कि जो सुव्यवस्थित था। घर जो थे 2 मंजिला थे। पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तरीके से एक अन्नागार मिलता है, जहां पे वो विशाल अन्नागार में अनाजों का भंडारण किया जाता था टैक्स को वसूल करके। यानी कि कोई ना कोई ऐसी ढांचा जरूर रही होगी जो कि इन सभी प्रशासनिक चीजों का प्रबंधन करती होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम फिर से कह रहे हैं कि जो हड़प्पा काल है वो आधा ऐतिहासिक काल का है। ये लोग लिखना पढ़ना जानते थे, दे नो हाउ टू राइट, लेकिन दिस इज आवर लिमिटेशंस दैट वी आर नॉट एबल टू डेसिफर्ड येट। यानी कि उस स्क्रिप्ट को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं या उसको संभाल नहीं, मतलब कि समझ नहीं पाए हैं। ये हमारी लिमिटेशंस है। आर यू गेटिंग? चलिए, तो अब अचानक से एक सभ्यता मिल गई। तो सभ्यता मिल गई तो अचानक से भारतीय एकदम चौड़े हो गए कि देखो देखो, जब तुम लोग यायावर की तरह घूम रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, उस समय हमारे यहां सभ्यता थी। आगे आप देखेंगे तो इधर दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों की ओर लौटो का मतलब ये नहीं कि फिर अब वापस जंगल में चले जाएं, गाय भैंस खरीद लें, चराना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का मतलब वेदों की अच्छी चीजों को ले लो, जो अच्छी चीजें हैं उसमें। तो हड़प्पा ने एक सभ्यता हमें दिखाया, सभ्यता था। भारतीय बोले कि हमारे यहां तो सभ्यता है, तो अंग्रेज फिर बोले कि नहीं, आपके यहां जो सभ्यता है वो तो मेसोपोटामिया से आया था, वो तो विदेशी लोग थे। फिर भारतीय बोले कि नहीं, जब हम तुलना करते हैं यहां और वहां में तो हमें पता लगता है कि नहीं, ये तो देसी है। और वहां की बहुत सारी जो क्वालिटीज थी, जैसे कि सांप की पूजा, पशुपति की पूजा, जैसे कि शंकर जी की पूजा, शिवलिंग की पूजा, ठीक है, वृक्ष पूजा, बरगद पूजा, प्रतीक पूजा, स्वास्तिक चिन्ह आज भी लोग दिवाली में घर के बाहर लगाते हैं, पीपल की पूजा, बरगद की पूजा, ठीक है, कबूतर इत्यादि, ये सब जानवर जो है आज भी आप जाकर के देखिए तो ट्राइबल्स में टैबूज के तौर पे बहुत सारे जानवरों को एक्सेप्ट किया गया है। तो ये सारी जो संस्कृति है, ये जो सारी विशेषताएं हैं, वो आज भी भारतीय समाज में, सनातन में दिखाई देता है। आज भी नागपंचमी के दिन हम सांप की पूजा करते हैं, आज भी बरगद, नीम, पीपल, इन सब का पूजा किया जाता है। ठीक है, आज भी स्वास्तिक का चिन्ह लोग घर के आगे लगाते हैं दिवाली के समय। तो हमारी जो संस्कृति है वो ग्लोरियस रही है। मोहम्मद इकबाल का कथन है कि मिट गए रोम, मिस्र, यूनान इस जहां से, ठीक है, मिस्र, रोम, यूनान मिट गए इस जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यानी कि हमारे संस्कृति में कुछ तो है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती है। और अब इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बात करना है, और आज के समय में ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन हम ये तब की बात कर रहे हैं जब पूरा दुनिया यायावर की तरह भटक रहा था, जब पूरा दुनिया गरीब था। ठीक है, यानी कि उनको सभ्यता के बारे में पता नहीं था। हाँ, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि कुछ सभ्यता नहीं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, भारत से पहले की सभ्यता है वो, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, जो अंग्रेज थे, ठीक है, जो अंग्रेज थे, वो जो ये कह रहे थे कि आप लोग एकदम इतना करिया हो, कैसे शासन होगा, तुम लोगों को दे देंगे तो तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर भ्रष्टाचार है, ये है, वो सब चीजें बोले कि नहीं, हमारे यहां पहले से सभ्यता है और एक शासन का मतलब तरीका था यहां पे शासन। क्योंकि आज भी आप देखिए, आज भी जब अपने पड़ोसी को आप एड्रेस बताते हैं तो कैसे बताते हैं, बोलते हैं कि भाई आ जाना नहर के पुल पे, और नहर के पुल से थोड़ा सा एक पगडंडी जाएगा जहां बहुत कीचड़ है, थोड़ा बच के आना, थोड़ा थोड़ा दूर पे ईंट रखा होगा, फान फान के आ जाना, ठीक है। और फिर आगे आओगे तो देखना है वहां पे एक भैंस होगी, भैंस बंधी होगी, उसी के बाएं तरफ जो फूस वाला घर है वो मेरा है, ऐसे ही एड्रेस बताते हैं।
आज भी जब आप कहीं जाते हैं तो यही होता है। लेकिन जब आप आधुनिक समय में आप आकर के देखेंगे, मतलब लिटरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारत में अगर आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाकर के देखेंगे तो जो सड़कें बनी हुई है, कितने ऐसे घर हैं जिसके घर तक आप 4 व्हीलर गाड़ी तक नहीं लेकर के जा सकते हैं, नहीं जा सकती है गाड़ी। ठीक है, आप किसी लैंडमार्क, भारत में तो होता है ना, सरकारी फॉर्म भी भरिए तो लिखिए लैंडमार्क, कि वहां बरगद का पेड़ है, कि शिव मंदिर है, कि दुर्गा मंदिर है, कि वहां से मतलब नहर गुजर रहा है, कि नदी है, कि नाला है, गंदा नाला है। ठीक है, तो लैंडमार्क के तौर पे तो लोग गंदा नाला भी डालते हैं। तो ये वाली बात है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो लैंडमार्क, तो यानी कि ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। कहीं सड़कें चौड़ी दिखाई दे देगी, कहीं पतली दिखाई देगी, कहीं ऐसे मुड़ रही है, कहीं वैसे मुड़ रही है। लेकिन यही जब चीजें आप जाएंगे चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ क्या है, प्लान्ड सिटी है। वहां की सड़कें बिल्कुल 90 डिग्री पे है, मतलब अब ऐसा भी नहीं कि सड़कें मुड़ती नहीं है, जहां अनिवार्य है वहां तो मुड़ेगी ही मुड़ेगी, लेकिन अनावश्यक नहीं मुड़ेगी। चंडीगढ़ में आप लैंडमार्क नहीं दे सकते, क्योंकि सभी घर बिल्कुल एक जैसे हैं, सभी भवन एक जैसे हैं। अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, देन यू कैन रीच देयर, तब आप वहां पहुंच सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट। आ रहा बात समझ में? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से जब हम हड़प्पा का अध्ययन करते हैं, तो तब 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के समय में हमें सड़कें बेहतर दिखाई देती हैं। घर जो बने हैं वो 2 मंजिला है। हर घर से ड्रेनेज सिस्टम है, कि गंदे जो नाली है, गंदे नाली है, जो मुख्य नाली है उसमें जाकर के पानी मिल जाए। और जो मुख्य नाली है वो पत्थर के स्लेब से ढके गए हैं, लकड़ियों से ढके गए हैं, संभवतः धूल, धुएं, कचरा इत्यादि से वो लोग बचना चाहते होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे इसको, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये निरंतरता है, आज भी निरंतरता है, आज भी बहुत सारी जो क्वालिटी है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्वालिटी दिखाई देती है। और सारी चीज एक तरफ दरोगा के पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसको पढ़ना है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक का समय है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब इसका आप एक तरीके से रफ स्केच बनाएंगे, तो रफ स्केच कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रफ स्केच कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये जो है आपका मेच्योर हड़प्पा 2350 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, ये क्या है, तो मेच्योर हड़प्पा है। ठीक है, मेच्योर हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा है। क्या है, परिपक्व हड़प्पा। ठीक है, मेच्योर हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा है। इसके पहले का जो समय है इसको हम प्राक हड़प्पा प्राक हड़प्पा या प्री हड़प्पा के नाम से जानते हैं, यानी कि हड़प्पा के पहले का समय है। और ये है, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये क्या है, तो हड़प्पा मतलब कि हड़प्पा के बाद का, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट हड़प्पन पीरियड, पोस्ट हड़प्पा। यानी कि 1750 के बाद से धीरे धीरे क्या हुआ, तो इसमें डिक्लाइन होने लगा। मैंने फिर बोला कि ऐसा नहीं कि 2350 ईस्वी को आधी रात में अचानक से एक सभ्यता खड़ी हो गई, सभी लोग उठे और देखे कि चारों तरफ एकदम सिविलाइजेशन है, ऐसा कुछ नहीं। धीरे 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 एग्रीकल्चर ने बेस दिया, शहर का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक मेच्योर हड़प्पा का विकास हमें दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो 2350 किसके आधार पे, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग समय पीरियड बताते हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग मेथड के आधार पे यही समय पीरियड माना गया है। तो यही आप लोगों को मानना है। प्रारंभ में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में एक सभ्यता खोजी गई,
शुरुआत में कहां पे सभ्यता खोजी गई भाई? तो प्रारंभ में सिंधु और उसके क्षेत्र में एक सभ्यता खोजी गई, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। यानी कि इनिशियली इस सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द एरिया ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज व्हिच वाज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम बात करते हैं तो जो मतलब कि स्थल खोजे गए, जैसे 1921 ईस्वी में हड़प्पा खोजा गया, 22 ईस्वी में मोहनजोदड़ो खोजा गया, तो इस तरीके से जो साइट्स ढूंढे गए वो सभी साइट्स किसके किनारे? तो वो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी, इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, उन्हीं के आसपास में स्थल खोजे गए। इसलिए इसको किस नाम से जाना गया? तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। याद रहेगा सबको? कोई डाउट किसी को? उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट ना हो। तो प्रारंभ में यानी कि इनिशियली सिविलाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे, चीजों को एक एक करके समझेंगे। सभ्यता के अन्य नाम। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटा बच्चा जन्म ले ले, तो छोटा बच्चा नाम ले ले तो कोई पीकू कहेगा, कोई डीकू कहेगा, ठीक है, कोई फुटकी मुटकी नटकी और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, समझते ही आप लोग, गांव से है, आधे लोगों का तो नाम गांव में बिगड़ा ही रहता है। उसी टाइप से ये भारत है, भारत में भी सबने बोला कि भाई ये एक नया चीज, नया खिलौना मिल गया, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से नाम रखेंगे। सबने अपना अपना नाम रखा, सबने अपना अपना तर्क दिया। तर्क। अब यहां पे बात करते हैं, तो भाई तर्क और नाम में क्या क्या है? तो सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, ठीक है। 1921 ईस्वी में सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, और ये दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा ढूंढा गया। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा ढूंढा गया 1921 ईस्वी में। वैसे अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन, किसके बारे में बात करेंगे? चार्ल्स मैसन ने क्या किया? तो चार्ल्स मैसन ने ढूंढा था, मतलब कि एक हड़प्पा मुहर इनको मिली थी। क्या मिला था? तो हड़प्पा मुहर मिली थी, लेकिन ये इसके कीमत को नहीं समझ पाए या इसके वैल्यू को नहीं समझ पाए चार्ल्स मैसन, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने सबसे पहले ढूंढा था 1921 ईस्वी में, और चूंकि इस सभ्यता से संबंधित पहला शहर था हड़प्पा, क्या था? पहला शहर कौन था? तो पहला शहर जो था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तो हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। यानी कि इन सभी क्वालिटी से मिलते जुलते जो भी शहर हमें दिखाई देते हैं वो सभी शहर इस सभ्यता के शहर माने गए। क्या माने गए? तो वे सभी शहर इसी सभ्यता के शहर माने गए। ठीक है, इसी सभ्यता के शहर माने गए। अब बात करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, तो इस शहर के बारे में अगर बात करेंगे, हड़प्पा हड़प्पा इस सभ्यता के बारे में बात करेंगे, तो ये जो सभ्यता थी, सभ्यता और संस्कृति, इन दोनों में बेसिक अंतर ये होता है कि जो कल्चर है वो एक जीवन जीने का तरीका है। जैसे एग्रीकल्चर, एग्री में भी कल्चर जुड़ा हुआ है, पीसी कल्चर, विटी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो ये एक जीवन जीने की कला है। जैसे कि मान लीजिए कि कल्चर के बारे में बात करेंगे तो बिहार में लोग अपने कल्चर के तौर पे लिट्टी चोखा खूब खींच के खाते हैं, मैं भी खाता हूं, बढ़िया से एकदम बनवाता हूं, ठीक है। बैगन की चटनी मिल जाए तो और लाजवाब, ठीक है, घी में डुबोया हुआ मिल जाए तो और मजा। तो उसी तरीके से वहां का कल्चर है, धोती कुर्ता इत्यादि लोग वहां भी पहनते हैं। साउथ इंडिया में चले जाइए तो वहां का कल्चर क्या है? तो वहां पे अलग अलग चीजें खाते हैं, जैसे कि डोसा हो गया, इडली हो गया, गुजरात में चले जाइए तो ढोकला वगैरह हो गया। तो हर क्षेत्र का अपना अलग अलग कल्चर है। तो ये कल्चर हुआ, उनका जीवन जीने का शैली है, जिसके तरीके से वो जीवन अपना व्यतीत करते हैं। लेकिन जब आप सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यही कल्चर जब डेवलप होकर के शहर के तौर पे, नगरीय तौर में जब परिवर्तित हो जाता है तो ये कहा जाता है सभ्यता। ठीक है, जैसे अब सभ्यता, नगरीय सभ्यता, जैसे नगर में जिन चीजों की सुविधा है वो लगभग भारत के हर शहर में है। यानी कि जब आप भौतिकता की तरफ मूव करते हैं, जब आप मेटाफिजिक्स की तरफ मूव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो चीजें होती हैं वो आप भौतिकता के अंदर जब देखते हैं तो वो क्या है? सभ्यता है। तो ये जब हम बात करेंगे तो नगरीकृत सभ्यता थी, यानी कि भारत में
प्रथम, यानी कि इसके पहले आपको सभ्यता मतलब नगर नहीं दिखाई देगा। इसके बाद जो हम देखते हैं तो सेकंड नगर हमें कौन सा दिखाई देता है? सेकंड नगरीय सभ्यता की बात करेंगे तो 6th सेंचुरी बीसी, यानी कि सेकंड अर्बनाइजेशन क्या है? तो सेकंड अर्बनाइजेशन जो है 6th सेंचुरी बीसी में होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, आगे भी बताऊंगा। सेकंड अर्बनाइजेशन कब होता है? तो बुद्ध के समय में 6th सेंचुरी बीसी में होता है। ठीक है, क्योंकि इसका पतन हो जाता है ना, इसका पतन हो जाता है 1750 ईस्वी के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। और फिर कैसे पतन हुआ, कहां गया, अलग अलग इतिहासकारों का डिफरेंट मत है। तो प्रथम नगरीय सभ्यता है ये, इसीलिए इसको प्रथम नगरीकरण की सभ्यता भी कहते हैं या प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि नगर सबसे पहले हमें दिखाई देता है हड़प्पा के दौरान। फिर इसको हम क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो अब यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, काटता। काटता का मतलब क्या होता है? कांसा जो आपका बनेगा वो किसी से बनेगा? तांबा प्लस टीन। कांसा किसी से बनता है? तो कांसा जो है वो किसी से बनेगा? तांबा प्लस टीन, यानी कि तांबा और टीन से बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब कांसा जो है तांबा और टीन, तांबा सबसे पहला धातु जिसका मनुष्य के द्वारा उपयोग किया गया, और टीन। अब यहां पे दो चीजें समझ लीजिए, एक तो ये कांसा का उपयोग कर रहे हैं तो इसलिए इसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, और दूसरी चीज की अगर इनको इस बात का ज्ञान है कि तांबा और टीन को मिला करके हम एक नई धातु बना सकते हैं जो ज्यादा मजबूत होगी, तो इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है। क्योंकि बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, बिना मेटलर्जी का वो कांसा बना ही नहीं सकते। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता में जाकर के देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, तो हम कहेंगे कि भाई इनको तो कांसा बनाना भी आता है। कांसा बनाना आता है मतलब इनको विज्ञान के बारे में जानकारी है, प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी है, तभी तो ये कांसा बना पा रहे हैं। तो इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इसके पहले जो हमने सभ्यता मतलब कि जो हमने पढ़ा इतिहास में, वो हमने एक स्टोन एज पढ़ा, यानी कि एक पाषाण काल पढ़ा। पाषाण काल के बाद जब हमने आगे बढ़ा तो हमने डिस्कशन किसके बारे में किया था भाई? तो पाषाण काल के बाद हमने डिस्कशन किया था ताम्र पाषाण, यानी कि तांबा के साथ साथ पाषाण। अब यहां पे तांबा के साथ टीन मिला करके कांसा, तो ये कांस्य युगीन, यही सब धातु युग है। तो कांस्य युगीन सभ्यता। और कुछ इतिहासकार बाद में, जैसे आप आजादी से पहले की बात अगर करेंगे तो आजादी से पहले जो मैक्सिमम जो स्थल ढूंढे गए थे वो पाकिस्तान और भारत में सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है उसी के क्षेत्र में ढूंढे गए थे। पाकिस्तान अलग थोड़ा ना था आजादी से पहले। ठीक है, लेकिन यहां पे जब आप आकर के देखते हैं सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता, तो यहां पे क्या दिखाई देता है? तो सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता, क्योंकि आजादी के बाद जो साइट्स ढूंढे गए वो ज्यादातर साइट्स कहां पे ढूंढे गए? तो वो ज्यादातर साइट्स आपको दिखाई देते हैं किधर? तो ये दिखाई देंगे सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में। इसीलिए कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं कि इसका नाम सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता होनी चाहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप एनसीईआरटी 2025 को जाकर के खोलेंगे 6 क्लास का, तो इस सभ्यता का नाम अब सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब उसमें सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये रहा, एक तो हमने बोला सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आईवीसी, ये हम लोग आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी को हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला नगर था, ढूंढा गया जो इस सभ्यता का। फिर चूंकि नगर सबसे पहले हमें दिखाई देता है इसलिए इसको प्रथम नगरीकृत सभ्यता कहते हैं। फिर सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता इसको हम कहते हैं, और फिर इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कांसे का उपयोग बहुतायत में किया गया है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है तो आप लोग बताइए। चलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, टॉपिक ये बड़ा है, इसको पढ़ाने में ठीक से अगर पढ़ा जाए तो कम से कम 4 घंटा लगेगा इसको ठीक से एनालाइज करने में, एक एक चीज को समझने में।
हाँ, लेकिन अब चूंकि हम लोग दरोगा को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो इसीलिए हम अपने आप को सीमित रखेंगे, क्योंकि मैं पहले भी स्ट्रेटेजिक वाले में डेवलप मतलब कि डिस्कशन कर चुका हूं कि एकदम हाथी जैसा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है जिसकी आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा सिलेबस है लेकिन हमें 15 क्वेश्चन का ही फोकस रखना है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, कंटिन्यू करते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां पे विस्तार के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का आखिर विस्तार कैसे कैसे था, कहां कहां था और किस तरीके से ये था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, विस्तार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सारी चीज मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। विस्तार में आप देखेंगे ध्यान से, तो विस्तार, विस्तार में आपको दिखाई देगा, विस्तार में यानी कि एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन 3 देश में है, 3 देश में है। ठीक है, 3 देश में कौन कौन सा है, तो 3 देश में अगर बात करेंगे तो भारत यानी कि इंडिया में इसका फैलाव है। ठीक है, इंडिया में सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं। फिर यहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान में दिखाई देता है। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान दिखाई देता है, और पाकिस्तान के साथ साथ हमें क्या दिखाई देगा, तो अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में ध्यान ये रखना है कि अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल हमें मिले हैं, शोरतोगई और मुंडीगाक। कौन से स्थल मिले हैं? अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही जगह मिले हैं, शोरतोगई, शोरतोगई, ठीक है, शोरतोगई और मुंडीगाक। ठीक है, मुंडीगाक, ये 2 स्थल जो है कहां से हमें मिला है, मुंडीगाक, ये हमें मिला है अफगानिस्तान से, इस बात को ध्यान रखना है। पाकिस्तान, बाकी जो स्थल मिले हैं पाकिस्तान और भारत से हमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान का, तो जब आप पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन करेंगे तो पाकिस्तान को भी 3 हिस्सों में बांट दीजिए। ठीक है, जो मेजर है, मेजर की हम बात कर रहे हैं, मेजर, माइनर नहीं, मेजर की बात कर रहे हैं, तो इसको आप एक तो सिंध के क्षेत्र में देख सकते हैं, सिंध के क्षेत्र में देख सकते हैं। सिंध, सिंध में आपको क्या दिखाई देता है, तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? मोहनजोदड़ो, ये सिंध में है। ठीक है, यानी कि मोहन जोदाड़ो और चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो हमें कहां दिखाई देता है, तो पाकिस्तान के सिंध में दिखाई देता है। इसी के साथ जब आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में हमें क्या दिखाई देगा, तो पाकिस्तान के पंजाब की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान के पंजाब में हमें दिखाई देता है हड़प्पा। ठीक है, यानी कि हड़प्पा जो है वो कहां पे है, तो पाकिस्तान के पंजाब में है। इसी के साथ पाकिस्तान का एक और क्षेत्र हम देख सकते हैं यहां पे, जिसका नाम है बलूचिस्तान। कौन सा क्षेत्र है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में हमें कौन सा क्षेत्र दिखाई देगा, तो हमने पढ़ा था मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ और तुतका गेंडोर, तुतका गेंडोर। ठीक है, यानी कि मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्षेत्र में दिखाई देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से एक्सपेंशन था, 3 देश, किसी चौथे देश को इसमें शामिल नहीं कर लेना है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा सभ्यता है, ये है वो है तो चाइना को भी मिला लेता है, वो मुन्ना भाई वाला फिल्म वाला हाल नहीं कि
दरवाजा मतलब ये दीवार तोड़ करके पिछले वाले कमरे को भी मिला लेते हैं अपने में, ऐसा नहीं करना है। 3 देश, तो इसका एक्सपेंशन इन्हीं 3 देश में फैला हुआ था। यहाँ पे एक भारत का मैप है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है मांडा है और ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे देखिए सुतकानदौर या सुतका-गेंडोर है, ये आलमगीरपुर है और ये भागत्राव नदी के तौर पर दाइमाबाद आपको दिखाई देगा। यानी कि इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से ये एक तरीके फैला हुआ था, ठीक है। यानी कि इस तरीके से मतलब कि त्रिभुज की आकृति में ये फैला हुआ था, ठीक है। ये हम भारत की बात कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से फैला हुआ था, इस तरीके से कुछ फैला हुआ था, मतलब कि इस तरीके से त्रिभुज की आकृति में, यानी कि ट्रिएंगुलर शेप में ये फैला हुआ था। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा और विस्तार से बता दीजिए, थोड़ा और विस्तार से हमें जरूरत पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, और विस्तार से हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या चीजें हमें समझना है इसके एक्सपेंशन को लेकर के। देखिए अब इसके एक्सपेंशन की अगर बात करेंगे तो कैसे फैलाव इसका था, कहां कहां फैला हुआ था, वो तो हमने 3 देश देख ही लिया। यहां पर देखिए अभी और भी स्थल ढूंढे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा के ऊपर रिसर्च खत्म हो गया है, हड़प्पा के ऊपर अभी जम की रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैला हुआ था ट्रिएंगुलर शेप में। यहां पर देखिए उत्तर में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर में एक जगह है जिसका नाम है मांडा। क्या है? मांडा। यानी कि इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो मांडा है। ये कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में है मांडा, उत्तर में। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये चिनाब नदी के तट पर है। चिनाब नदी, आ रहा बात समझ में? यानी कि चिनाब रिवर, चिनाब नदी के तट पर है। यहां से 1100 किलोमीटर की दूरी पर, कितना? 1100 किलोमीटर की दूरी पर यहां पे दक्षिण में आपको एक जगह दिखाई देगा जिसका नाम है दैमाबाद, ठीक है। क्या है? तो दैमाबाद दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो दैमाबाद दिखाई देगा। और ये कहां पे है? तो ये है महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये है प्रवरा नदी के तट पर, प्रवरा नदी, ठीक है, प्रवरा, ये ध्यान रखिएगा, प्रवरा नदी के तट पर है। इसी के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो पूरब की बात करेंगे तो पूरब में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक जगह का नाम है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर, ठीक है। और आलमगीरपुर जो है ये कहां पे है? तो मेरठ में है, ठीक है, मेरठ यूपी। कहां पे है? यूपी में। किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर है भारत में, ठीक है, हिंडन रिवर, ठीक है। और यहां से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर, ठीक है, तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर पश्चिम में तुतका गेंडोर या तुतका कोह है। क्या है? तुतका कोह, ठीक है। यानी कि तुतका गेंडोर या तुतका कोह है। क्या है? सुतका गेंडोर या सुतका कोह है। ये कहां है? तो बलूचिस्तान में है। और ये बलूचिस्तान कहां पे है? तो पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। और कौन सी नदी है? तो यह है दास्क नदी, ठीक है, यानी कि दास्क रिवर।
यानी कि दास्क नदी के तट पर ये स्थित है सुत्कागेंडोर। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं तो एक तरीके से क्या है, तो ये मतलब कि ट्रायंगुलर शेप में है और ये इसका उत्तरी छोर है। यानी कि यहां पे ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं कैसे कैसे है, तो ये बिल्कुल नॉर्थ नॉर्थ छोर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी जो स्थल है वो कौन सा है। ये कौन सा हो गया, तो ईस्ट है। और ये कौन सा है, तो ये हम बात करेंगे तो ये साउथ है। ठीक है, साउथ है। और ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये है आपका वेस्ट। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि सर ये आपने एक पूरा हमें दे दिया कि इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ था, इस तरीके से फैला हुआ था, लेकिन और भी कुछ चीजें इसमें, हाँ बिल्कुल है, और भी कुछ चीजें ये है कि इसका जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया इसका कितना था, इसका एरिया एरिया की बात करेंगे तो एरिया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या है, तो इसका क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल, तो इस हड़प्पा सभ्यता की जो विस्तार था उसका हम बात कर रहे हैं। आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा स्थल ढूंढे गए वो गुजरात से ढूंढे गए। आजादी के बाद सर्वाधिक स्थल कहां से, तो आजादी के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात से ढूंढे गए। गुजरात से ढूंढे गए, कहां से, तो फ्रॉम गुजरात। ठीक है, यानी कि कहां से ढूंढे गए, तो सर्वाधिक स्थल जो थे ये गुजरात से ढूंढे गए। और ये रहा हमारा एक्सपेंशन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्षेत्र था उसका विस्तार कहां कहां और कैसे था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक में, अगर कोई भी दिक्कत हो समस्या हो तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा। बहुत शानदार और जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िए, सभी को बताइए एडुटेरिया टीम की तरफ से बहुत शानदार और जबरदस्त क्लासेस रन हो रही है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए कि हाँ सर सब कुछ ठीक है, आगे बढ़िए आप, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो विस्तार हमने देख लिया कि कैसे कैसे इसका विस्तार कहां कहां पे था। ठीक है, अफगानिस्तान में हमने बोला कि शोरतुघई और मुंडी गाक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए नगर नियोजन, यानी कि टाउन प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो टाउन प्लानिंग की। द सिटीज ऑफ हड़प्पा वर अरेंज्ड लाइक नेट। ठीक है, यानी कि द सिटीज ऑफ हड़प्पा वर अरेंज्ड लाइक नेट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा के नगर कैसे बिछे हुए थे, तो हड़प्पा के नगर जाल के तरह बिछे हुए थे। हड़प्पा के नगर जाल की तरह बिछे हुए थे। ठीक है, जाल की तरह क्या हुए थे, बिछे हुए या व्यवस्थित थे। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को, अब ये जाल की तरह है मतलब सड़कें क्या करेंगी, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी। यानी कि द रोड्स वर, ठीक है, यानी कि द रोड्स यूज टू कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। द रोड्स वर यूज टू कट, ठीक है, यानी कि द रोड्स वर यूज टू कट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल। यानी कि सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर
समकोण पर काटती थी। ठीक है, यानी कि समकोण पर काटती थी, यानी कि नगर जो थे एक दूसरे को क्या करते थे, तो कट ईच अदर्स एट राइट एंगल। ये एक आउटले आप लोगों को यहां पे दिखेगा। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है, भवन जो थे वो कैसे थे, तो भवन 2 मंजिला थे, 2 मंजिला थे। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग्स वर टू स्ट्रा। भवन क्या थे, तो 2 मंजिला थे। कैसे हमें पता लगता है कि भवन 2 मंजिला थे, यानी कि भवन 2 मंजिला होने के पीछे का कारण यह था कि वहां से हमें एक तो स्ट्रक्चर भी मिला है और दूसरा सीढ़ी भी मिला है, लेडर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी मिला है और हमें क्या मिला है, लेडर मिला है। ठीक है, अब लेडर मिला है, सीढ़ी मिला है, तो जाहिर सी बात है कि भाई सीढ़ी का उपयोग किस लिए करते होंगे, तो 2 मंजिला भवन वो लोग बनाते होंगे, इसीलिए तो करते होंगे, चढ़ने के लिए छत वगैरह पे या दूसरे फ्लोर पे। ऐसा तो है नहीं कि बीच में एकदम सीढ़ी खड़ा कर दिए और चढ़ के देख रहे हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तो सीढ़ी बनाएंगे नहीं। अरे बात समझ में, तो सीढ़ी का अगर साक्ष्य हमें मिला है तो कहने का मतलब यह है कि वो लोग क्या चाहते थे कि लेडर, यानी कि लेडर का मतलब 2 मंजिला भवन मिला है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे जो शहर है, शहर शहर कैसे थे, तो टाउन जो थे 2 पार्ट में बटे हुए थे। ठीक है, टाउन जो थे 2 पार्ट में, ईस्ट पार्ट था और वेस्ट पार्ट था। ठीक है, ये जो वेस्ट पार्ट था ये क्या था, तो वेस्ट पार्ट जो था, ये पश्चिमी जो हिस्सा था ये टीला पर, यानी कि सिटाडेल यानी कि थोड़ा ऊंचाई पर था। और ये क्या था, तो ये लोअर टाउन था। ठीक है, लोअर टाउन यानी कि निचला शहर था। क्या था, तो निचला शहर था। हम ये अंदाजा लगाते हैं, हमने अभी भी कहा कि चूंकि इस समय का जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसको नहीं पढ़ा गया है। अगर पढ़ा जाता तो और कुछ बेहतर शायद हम बता पाते या और भी बेहतर जानकारी ले पाते, लेकिन चूंकि अब हमें इसके बारे में अभी बहुत जानकारी है नहीं, तो हम मोटा मोटी अंदाजा लगाते हैं। मोटा मोटी अंदाजा, ये जो टीला पे है, सिटाडेल पे है, इट वॉज सराउंडेड बाय सिक्योरिटी रैम्पेट्स, यानी कि ये सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, सुरक्षा प्राचीर। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी रैम्पेंट या सिक्योरिटी वॉल से ये घिरा हुआ था। ठीक है, यहीं पे जो वेस्टर्न पार्ट है, यहीं पे हमें दिखाई देता है सार्वजनिक भवन। ठीक है, यानी कि पब्लिक कंस्ट्रक्शंस का जो काम है, जैसे कि स्नानागार, ठीक है, स्नानागार, अन्नागार, ये सारी चीजें हमें यहीं पे दिखाई देती है। ठीक है, अब यहां पे चूंकि दिखाई देती है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पश्चिमी पार्ट था, एक तो मतलब क्या है, तो यहां पे चूंकि ये थोड़ा ऊंचाई पे है तो संभवतः बाढ़ वगैरह से भी बचने के लिए इन लोगों ने ऊंचाई पे बसाया होगा। दूसरी चीज सिक्योरिटी रैम्पेंट है, तो अब पता नहीं कि भाई वहां चोर को रखा जाता था या शासक वर्ग के लोग रहते थे, लेकिन हम सकारात्मक सोचते हैं और मानते हैं कि संभवतः यहां पे शासक वर्ग के ही लोग रहते थे, यानी कि रूलिंग क्लास के जो लोग थे, अपर क्लास के जो लोग थे इस सोसाइटी के, जो मतलब कि इलाइट क्लास के जो लोग थे, वो वेस्टर्न पार्ट में रहते थे क्योंकि ये ऊंचाई पे था। और चूंकि इसलिए हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सार्वजनिक भवन जैसे कि अन्नागार, स्नानागार, ये सारी चीजें भी हमें मिली हुई है। हाँ, चूंकि अब सिक्योरिटी रैम्पेंट है, चारों तरफ से सुरक्षा दीवार है, तो हो सकता है कि चोर भी रखा जाता हो जैसे आधुनिक समय में है। हाँ, लेकिन सकारात्मक रहना है, नकारात्मक नहीं जाना है। ठीक है, निचला शहर जो है इसमें कॉमन पीपुल रहते होंगे। ठीक है, जैसे कि फार्मर इसमें रहते होंगे, किसान, ट्रेडर्स, ठीक है, ब्लैक स्मिथ टाइप से, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, ठीक है, गोल्ड स्मिथ एटसेट्रा, ये सभी टाइप के लोग रहते होंगे यहां पे, यानी कि फार्मर, ट्रेडर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, बढ़ई, ठीक है, कारपेंटर्स, यानी कि जो समाज का जो निचला तबका है, यानी कि जो लोअर क्लास है, ठीक है, वो लोअर क्लास संभवतः यहां पे रहता
होगा, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा पे आएंगे, उससे पहले और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। इसमें और भी कुछ चीजें बची हुई है। यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं कालीबंगा का, तो कालीबंगा का जो नगर क्षेत्र था, जो लोअर क्षेत्र था, लोअर एरिया जो था, ईस्टर्न जो पार्ट था, यानी कि कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है, क्या है, तो कालीबंगा का जो नगर क्षेत्र है, कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी क्या था, तो सुरक्षा प्राचीर से घिरा था, प्राचीर से घिरा था। ठीक है, यानी कि लोअर टाउन ऑफ कालीबंगा वर सराउंडेड बाय, ठीक है, सिक्योरिटी रैम्पेंट। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था कालीबंगा का। ठीक है, चनहुदड़ो एक ऐसा शहर था जो दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, यानी कि चनहुदड़ो दुर्गीकृत शहर नहीं था। ठीक है, चनहुदड़ो जो था, चनहुदड़ो दुर्गीकृत शहर नहीं था। ठीक है, यानी कि चनहुदड़ो was not surrounded by सिक्योरिटी वॉल। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी वॉल से नहीं घिरा था। कौन नहीं घिरा था, तो चनहुदड़ो जो था वो सिक्योरिटी वॉल से नहीं घिरा हुआ था। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में है, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा की अगर बात करेंगे तो धौलावीरा जो है वो 3 इकाइयों में बटा हुआ था। क्या था, तो धौलावीरा 3 इकाइयों में बटा हुआ था। क्या था, 3 इकाइयों में बटा हुआ था, यानी कि धौलावीरा was divided into 3 पार्ट। 3 पार्ट्स कौन कौन सा, तो ईस्ट पार्ट, ठीक है, मिडिल पार्ट और फिर वेस्ट पार्ट, यानी कि जो ऊंचाई पे या सिटाडेल पे था। आ रहा बात समझ में, तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, इस सभ्यता के घरों में क्या होता था, आंगन होता था। ठीक है, प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था। ठीक है, यानी कि प्रत्येक आवासीय भवन के बीच एक आंगन होता था, आंगन होता था। क्या होता था, आंगन होता था। ठीक है, यानी कि देयर वाज ए कोर्ट यार्ड, इन द मिडिल ऑफ इच रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि देयर वाज अ कोर्ट यार्ड, इन द मिडिल ऑफ इच रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यानी कि प्रत्येक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बीच में क्या होता था, तो एक आंगन होता था। अच्छा, क्या आप लोग पुराना घर देखे हैं, कभी आप लोग दादा नाना ताऊ, पुराना घर, एकदम पुराना, जिसके घर में जो पिछले सदी के होंगे उनको पता होगा, पुराना घर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप पुराना घर के बात करेंगे तो
दादा उदा का घर देखे होंगे, मेरा घर भी पुराना ऐसा ही था नॉर्मली, बिल्कुल जैसा आपने देखा है ना, ठीक वैसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हड़प्पा काल के घर थे। यानी कि उसको हम लोग आज तक कैरी कर रहे हैं। जैसे यहां पे देखिए आंगन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि घर है, ठीक है, घर है, मैं एक यहां पे आउटलेट दे रहा हूं, देखिए मान लीजिए कि ये दरवाजा हो गया, ठीक है, इस तरीके से घर, ठीक है, घर के बीच में क्या होता था कि एक आंगन होता था। क्या होता था? आंगन होता था। यहां पे देखिए थोड़ा आंगन छोटा बना देता हूं, ज्यादा बड़ा आंगन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, आजकल तो वैसे भी छोटे छोटे आंगन बन रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए इस आंगन से सटे, ये जो आंगन आप लोगों को दिख रहा है ना, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड, ठीक है, इस आंगन से सटे चारों तरफ बरामदा होता था। क्या होता था? बरामदा होता था, बरामदा होता था, जैसा आप लोगों ने देखा है घर। और इसी बरामदा के साथ साथ यहां पे कुछ कमरे होते थे। मान लीजिए कि ये बड़के चाचा के घर मतलब कि कमरे हो गए, ठीक है, ये बड़का चाचा का आपका कमरा हो गया, ये छोटे वाले चाचा का हो गया, ठीक है, ये आपके ताऊ जी का हो गया, ये ताऊ जी के भाई का हो गया, ये आपका हो गया, आपके भाई का हो गया, पिताजी का हो गया। इसी तरीके से क्या होता था कि कमरे बने होते थे चारों तरफ बरामदा के पीछे। ये बरामदा हो गया, ठीक है, यानी कि गैलरी, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये कोर्ट यार्ड हो गया। ये क्या है? तो कोर्ट यार्ड, ठीक है, कोर्ट यार्ड। ये क्या हो गया? तो गैलरी हो गया, ठीक है, गैलरी हो गया, ठीक है, गैलरी के साथ साथ ये सब क्या हो गया? तो रूम हो गया। और आपको भी पता है कि नॉर्थ के तरफ में, हालांकि ये दक्षिण हमने बना दिया है, डोर हो गया, मेन डोर हो गया। क्या हो गया? तो मेन डोर हो गया। इस तरीके से जो घर थे, ठीक है, जैसे आंगन के चारों तरफ क्या होता था? तो आंगन के चारों तरफ बरामदा होता था, ठीक है, यानी कि आंगन के चारों तरफ क्या होता था? तो बरामदा होता था, ठीक है, क्या होता था? तो आंगन के चारों तरफ बरामदा होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कि गैलरी, देयर वाज ए गैलरी, ठीक है, देयर वाज अ गैलरी, ठीक है, देयर वाज ए गैलरी अलोंग विद, ठीक है, अलोंग विद क्या है? तो अलोंग विद कोर्टयार्ड, ठीक है, या ऑल साइड ऑफ कोर्टयार्ड, अलोंग विद कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड। बरामदा के पीछे कमरे होते थे। बरामदा के पीछे क्या होते थे? तो बरामदा के पीछे कमरे होते थे, कमरे होते थे, ठीक है, यानी कि देयर वाज रूम, देयर वाज रूम बिहाइंड गैलरी, ठीक है, गैलरी, यानी कि गैलरी के पीछे क्या होते थे? रूम होते थे। इसको अभी हमने बता दिया। अधिकांश घरों में मतलब ये कमरे कितने होते थे? 4 या 5 कमरे हो सकते थे, इतना ही कमरे होते हैं और क्या, ठीक है, 4 to 5 रूम्स इतने होते थे। जो सब ये सब कैसे? तो एक्सकावेशन से। ये सब जानकारी हमें कैसे मिली है? तो खुदाई से मिली है। अधिकांश घरों में कुएं होते थे, आपने देखा भी होगा। अधिकांश घरों में क्या होते थे? तो कुएं होते थे। यहां पे नोट कर सकते हैं, अधिकांश घरों में कुएं होते थे। क्या होते थे? तो कुएं होते थे, ठीक है, यानी कि अधिकांश घरों में, यानी कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस ऑल्सो हैड ए वेल, यानी कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस ऑल्सो हैड अ वेल, यानी कि कुएं होते थे। क्या होते थे? कुएं होते थे। हाँ, इसी घर के एक तरफ में क्या होता था? तो एक तरफ में किचन भी होता था, यानी कि यहीं पे किचन भी होता था, और किचन के साथ साथ बाथ भी इधर साइड में कहीं होता था, ठीक है, बाथरूम, ठीक है, किचन और बाथरूम होता था। ये जो बाथरूम से जो पानी निकलता था, ये मतलब कि सब ड्रेनेज से आकर के जो मेन ड्रेनेज है इसमें आकर के मिलता था, मेन ड्रेनेज, ठीक है, यानी कि मेन ड्रेनेज में आकर के पानी क्या होता था? तो मेन ड्रेनेज में आकर के पानी मिलता था। आ रहा बात समझ में? चलिए।
तो आगे बढ़ते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां कहां पे खुलती थी? तो मुख्य सड़क की ओर न खुल करके कहां पे? तो गलियों में खुलती थी। ठीक है, घरों की, जो घर थे, ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं? तो घर के, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां, ठीक है, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां गलियों की ओर खुलते थे, गलियों के ओर खुलती थी। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए, यानी कि डोर्स एंड विंडोज वर ओपनिंग टुवर्ड्स स्ट्रीट्स। ठीक है, हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, लोथल जो है इसमें अपवाद है। क्या है? अपवाद, यानी कि एक्सेप्शन की बात करेंगे तो एक्सेप्शन में कौन है? तो लोथल है। यानी कि लोथल जो है इसमें अपवाद है, यानी कि लोथल के जो घरों की खिड़कियां और दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न, मतलब कि वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मतलब कि बाकी घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो कहां पे खुलती थी? तो गलियों में खुलती थी, जबकि लोथल, लोथल में जो खुलते थे ये कहां पे? तो मुख्य सड़कों की ओर ही खुलते थे। ठीक है, ईंट, ईंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा काल में जो ईंट है उसका सामान्य आकार क्या है? तो ईंट का सामान्य आकार, ईंट का सामान्य आकार कैसा है? तो 4:2:1 है। ठीक है, ईंट का समान आकार, ईंट का सामान्य आकार कैसा है? तो 4:2:2, यानी कि शेप ऑफ ब्रिक इज, ब्रिक वाज कर लीजिए, वाज 4:2:1, यानी कि ईंट का समान आकार क्या था? तो 4:2:1 था। ठीक है, इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। घरों का पानी जो था वो बह करके कहां तक आता था? तो सड़कों तक आता था, और मेन ड्रेनेज सिस्टम में, या जो मुख्य नालियां थी उसमें जाकर के गिरता था। यानी कि सड़क के साथ, सड़क के साथ, ठीक है, मुख्य नाली बनी हुई थी। क्या थी? तो मुख्य नाली बनी हुई थी। ठीक है, मुख्य नाली बनी हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि देयर वाज ए मेन ड्रेनेज, ड्रेनेज along with रोड। यानी कि सड़क के साथ क्या था? तो मुख्य नाली बनी हुई थी। हाँ, ये जो नाली थी, ये जो ड्रेनेज थी, ड्रेनेज किस चीज से? तो ये पत्थर के स्लैब से ढकी हुई थी, स्लैब से ढकी थी, ढकी थी। यानी कि दैट वाज कवर्ड विद स्टोन स्लैब। ये हमने डिस्कस कर दिया है कि ढकी हुई थी, मतलब वे लोग जो बीमारियां हैं, या जो कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, इनसे सावधान रहते होंगे, या उनसे बचना चाहते होंगे, या उनसे जो बीमारियां फैलती हैं उनसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते होंगे, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं? तो इसको ढक करके रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसमें हमें क्या दिखाई देता है? तो इसमें हमें नरमोखे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? तो नरमोखे। ठीक है, नरमोखे, नरमोखे थे, नरमोखे, यानी कि मेन होल, मेन होल, मेन होल किस लिए? तो सफाई हेतु, सफाई हेतु। आप लोगों ने मूवी देखा है कोई एकदम भारतीय मूवी, साउथ इंडिया वाला और इंडियन बॉलीवुड की मूवी, उसमें दिखाई देता है ना कि हीरो कैसे
ठीक है। तो नरमुखे यानी कि सफाई हेतु, यानी कि पत्थर के स्लैब से ढकी थी, और नरमुखे यानी कि मेन होल। फिल्म देखा है, मतलब मुझे एक याद आ रहा है, कौन सा फिल्म, हाँ एक अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन वाला, जिसमें डबल रोल होता है। तो देखा है कि एकदम उठा करके देखता है कि एकदम नेता साहब की, नेता की गाड़ी आ रही है, ठीक है, और बम फिट करके रखता है, अचानक से उड़ा देंगे उसको। लेकिन तब तक अमिताभ बच्चन जो है देख लेता है और ले जाकर के उसका चक्का मोड़ करके वहीं पे खड़ा कर देता है। अरे बात समझ में? तो ये जो उठा करके देखता है ना, यही है नरमुखे, मेन होल। आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा कि कई बार जब बारिश वारिश आता है, भर जाता है ना सड़कवा, तो कई लोगों को पता ही नहीं रहता है और चले गए काम से। तो वही वाली बात है, तो वही मेन होल या नरमुखे, ठीक है, मेन होल या नरमुखे की हम बात कर रहे हैं। और ये संभवतः किस लिए था, ताकि ये लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी सफाई कर सकते हैं। तो इसी सफाई के लिए था, यानी कि सड़क के साथ मुख्य नाली बनी हुई थी। ठीक है, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? एक बार हमें बता दीजिए, एक बार आप सभी लोग कंफर्म कर दें तो हम लोग आगे बढ़ें और कुछ चीजों को देखें, या जो कुछ स्थल हमें दिखाई देते हैं, कुछ स्थान जो हमें दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। यानी कि कुछ स्थल, यानी कि जो हड़प्पा काल के जो कुछ साइट्स हैं, वहां से भी क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है, तो एक क्लास में समेटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसको एक क्लास में समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको 2 क्लास में लेंगे। सेकंड क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ। यहां पे देखिए, खुदाई के बाद हड़प्पा के टीले का एक दृश्य क्या है, तो ये हड़प्पा का एक दृश्य है, बहुत सुंदर दिख रहा है। ठीक है, अभी हमने बताया ये कहां पे है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। कहां पे है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। ये हड़प्पा जो है कहां है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला। कौन सा जिला, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। ठीक है, ध्यान रखना है किस नदी के तट पर, तो यह है आपका रावी नदी के, रावी नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ, लेफ्ट साइड ऑफ रावी रिवर। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ रावी। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए, सबसे पहला सभ्यता का, यानी कि इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल, सबसे पहला स्थल, इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल, ठीक है, यानी कि फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ठीक है, किसके द्वारा, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा ढूंढा गया था, यानी कि दिस वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1921 ईस्वी में से पहले, यानी कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इसका वर्णन किया था। चार्ल्स मैसन ने इसका वर्णन किया। ठीक है, चार्ल्स मैसन, यानी कि इनको हड़प्पा का एक सील मिला था, यानी कि एक मुहर मिला था। ठीक है, लेकिन वे इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। हाँ, बाद में जब मार्शल जो थे, मार्शल, जब मार्शल
मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, उसी समय इसको दयाराम साहनी के द्वारा ढूंढा गया था। अरे बात समझ में, किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा ढूंढा गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्या है? तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, ये जो हड़प्पा काल में आप लोग देख रहे हैं मूर्ति, ये किसकी है? तो ये मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी की मूर्ति है। मातृ देवी की मूर्ति है जो कि हड़प्पा से मिली है। ठीक है, यानी कि किसकी मूर्ति है? तो मदर गॉडेस, यानी कि मदर गॉडेस की मूर्ति। ठीक है, मिट्टी से बनी आकृति, यानी कि ये कैसी है? तो ये टेराकोटा है। क्या है? टेराकोटा। अब आप कहेंगे कि सर ये टेराकोटा क्या है? तो कोई भी खिलौना या कोई भी चीज जो मिट्टी की बनी हुई हो, जब आप उसको आग में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? तो वो टेराकोटा कहलाता है। ठीक है, टेराकोटा। ठीक है, यहां से हमें 6 अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? तो 6 अन्नागार। 6 अन्नागार मतलब ये छोटे छोटे हैं, यानी कि 6 ग्रेनरीज। जो सबसे बड़ा ग्रेनरीज है वो हमें कहां पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा यहां पे आप देखेंगे तो कांसे का दर्पण मिला है। कांसे का दर्पण मिला है। ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज मिरर भी मिला है। क्या मिला है? तो ब्रॉन्ज मिरर हमें दिखाई देता है, कांसे का दर्पण मिला है। इसके साथ ही साथ यहां पे और भी कुछ चीजें मिली है, देख लीजिए। जैसे कब्रगाह, यानी कि R37 नामक समाधि मिली है। क्या मिली है? R37 नामक समाधि मिली है। क्या मिली है? तो R37 नामक समाधि मिली है, यानी कि R37। ठीक है, R37। ठीक है, टॉम या सिमेट्री। ठीक है, टॉम। मातृ देवी की मूर्ति में हमने बात किया कि यहां पे एक ऐसी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ऐसी मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से वृक्ष को निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इसी मातृ देवी की मूर्ति पे आधार पे हम लोग कहते हैं कि समाज कैसा था? तो समाज संभवतः, ठीक है, मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, मातृ सत्तात्मक। हाँ, यानी कि मैट्रियार्कल था। मैट्रियार्कल था क्योंकि मातृ देवी की पूजा होती थी, और देवी की मूर्ति, जैसे टेराकोटा की मूर्ति आप लोगों ने यहां पे देखा, ये सभी हमें कहां से दिखाई देती है? तो ये सभी हमें दिखाई देती है यहां से। ठीक है, तो मातृ देवी, और एक ऐसी भी मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से हमें वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है। यानी कि वो कैसी है? तो धरती माता की मूर्ति हमें दिखाई देती है। ठीक है, यहां पे देखिए बी छूट गया है, इसको बी भी जोड़ लीजिए, टॉम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो, किसकी बात करेंगे हम लोग? तो मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे। तो ये कहां पे है भाई? तो ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, ये कहां है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक है, कहां पे है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में
सिंधु के दाएं तट पर, ठीक है, यानी कि राइट हैंड ऑफ इंडस, राइट हैंड ऑफ इंडस, ठीक है, यानी कि सिंधु ये कहां पे है, तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु के दाएं तट पर, यानी कि राइट हैंड पर, यानी कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का क्या शाब्दिक अर्थ होता है भाई, तो मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंट ऑफ डेड, ठीक है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड, यानी कि क्या कहते हैं इसको, तो मृतकों का टीला, इसको हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, तो इसको 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा ढूंढा गया था। रखालदास किसके द्वारा, तो 1922 ईस्वी में आरडी बनर्जी या रखालदास बनर्जी द्वारा ढूंढा गया था, ठीक है, यानी कि इट वाज एक्सकावेटेड बाय आरडी बनर्जी इन 1922, यानी कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा, तो रखालदास बनर्जी के द्वारा इसको ढूंढा गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है, तो यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है, यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है, तो सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि दिस इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। क्या है, तो यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, और ये कितने में, तो 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था, ठीक है, कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था, तो 250 हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या इसकी थी, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या भी थी, ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक जनसंख्या भी थी और सबसे ज्यादा, ठीक है, मतलब कि क्षेत्र में यह फैला हुआ था। इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको सिंधु का बाग कहा जाता है। सिंधु का बाग क्या कहा जाता है इसको, तो सिंधु का बाग या मृतकों का टीला या डेड ऑफ माउंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो, ये जब हम बात करेंगे तो ये मोहनजोदड़ो का क्या है, तो ये है आपका स्नानागार, ठीक है, यानी कि ये बात है, यानी कि ग्रेट बात है। यहां पे देखिए ये आपको सीढ़ी दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सीढ़ी है ये, यानी कि लैडर है, ठीक है, लैडर है, उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ी था, तो ये ग्रेट बात है, ये क्या है, तो ग्रेट बात ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे चीजों को लेकर के, एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, अच्छा, पशुपतिनाथ मंदिर कहां है, पढ़ा है आप लोग कहीं, कोई बताएगा कि वेयर इज पशुपतिनाथ मंदिर, नहीं याद है, लेकिन अगर आप बिहार से हैं, जैसे हम तो बिहार से हैं, सिवान से हैं, अब इधर होली आ रहा है, वैसे होली में मुझे घर जाना भी है, तो होली गाते हुए हमने सुना है अपने गांव वाले लोगों को, और
कोशिश भी किया सीखने का, लेकिन बहुत पहले से, चूंकि मैं गांव में नहीं हूं तो इसलिए हमेशा नहीं पहुंच पाता हूं, या कई सारी चीजें हैं। तो उसमें एक होली लोग गाते हैं, और ये जो पशुपति हैं इनको मार्शल ने आध शिव कहा है। क्या कहा है? तो मतलब कि प्रोटो शिव कहा है। वो आप लोगों ने होली में सुना होगा, लोग गाते हैं घर पे घूम घूम करके कि धन्य देश नयापाल, धन्य देश नयापाल, जहां बसेले पशुपतिनाथ बाबा। ठीक है, यानी कि धन्य देश नेपाल, यानी कि शंकर जी को लेकर के ये लोग गीत गाते, मतलब कि फगुआ गाते हैं। और वहां पे वो लोग गाते हैं कि धन्य देश नेपाल, जहां बसेले पशुपतिनाथ बाबा। तो ये जो पशुपतिनाथ बाबा हैं, ठीक है, तो पशुपतिनाथ बाबा का मंदिर कहां पे है? तो नेपाल में है। ठीक है, का लेके शिव के मनाई हो शिव मानस नहीं है, भंगिया धतूरा शिव के मन ही, सॉरी, लड्डू मिठाई शिव के मन ही ना भावे, भंगवा के गोला कहाँ पाई हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने कल्चर से जुड़ा रहना है, और हम लोग तो बिहारी बाबू हैं, इसमें कहाँ ही सोचना है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ ये जो है ये शिव की मूर्ति है। शिव, मार्शल ने क्या कहा है? तो मार्शल की बात करेंगे तो मार्शल ने आध शिव कहा है, आध शिव। अच्छा, आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, बाकी इसके आगे की जो कथा कहानी है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये वन शॉट तो वीडियो है नहीं, और चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मुझे 2 दिन चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो मार्शल ने आधे शिव यानी कि प्रोटो शिव कहा है। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं कि भाई क्या है, कैसे है। तो प्रोटो शिव, यहां पे देखिए ये कुछ सिंह जैसा बना हुआ है इनके सर के ऊपर। ठीक है, यानी कि सिंह के जैसा बना हुआ है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ सिंह के जैसा बना हुआ है। यहां पे सिंधु लिपि है, ये क्या है? तो ये सिंधु लिपि है। क्या है? तो ये आप लोगों को क्या दिखाई देगा? तो ये सिंधु लिपि, सिंधु लिपि है, जिसको हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट है। क्या है? स्क्रिप्ट है। ये ध्यान रखना है, ये क्या है? तो ये मुहर है, सील है। क्या है? तो मुहर है, यानी कि सील है। और ये सील जो बने हुए थे सिंधु घाटी के, किस चीज के बने हुए थे? तो स्टेटाइट के बने थे, स्टेटाइट। ठीक है, स्टेटाइट के, यानी कि ये एक मुलायम पत्थर होता है। ठीक है, स्टेटाइट, स्टेटाइट के मुहर बने हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो बाह है, इन दोनों बाजू में क्या है? तो ये चूड़ियां पहने हुए हैं। क्या है? तो चूड़ियां हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि दोनों बाजू में भर भर बाजू के चूड़ी आपको दिखाई देगा इस मूर्ति में जो है। इसके साथ ही साथ यहां पे देखिए, आप लोगों को और भी चीजें मैं कुछ समझा रहा हूं। यहां पे कुछ जानवर आप लोगों को दिखाई देंगे। यहां पे देखिए, इनके दाहिने तरफ की अगर हम बात करेंगे, दाहिने तरफ और बाएं तरफ, तो बाएं तरफ में यहां पे देखिए भैंसा और गेंडा। ठीक है, दाएं तरफ इनके क्या है? तो इनके दाएं तरफ भैंसा और गेंडा है। क्या है? तो भैंसा और, यानी कि बफेलो है, बफेलो है, और गेंडा है, गेंडा यानी कि राइनोसोरस। ठीक है, राइनोसोरस, राइनो है। क्या है? राइनो है, गेंडा। इनके दाहिने तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए ये हाथी है। ठीक है, क्या है? हाथी है। जबकि ये क्या है? तो ये आपको दिखाई देगा बाघ, यानी कि एलिफेंट एंड टाइगर, टाइगर और एलिफेंट दिखाई देता है। ठीक है, एलिफेंट। तो कहने का मतलब क्या है? हाथी, बाघ, ठीक है, भैंसा और गेंडा। तो यहां पे एक चीज निकल करके आती है, और यहां पे नीचे देखेंगे तो हिरण है, हिरण दर्शाया गया है। ठीक है, हिरण दर्शाया गया है नीचे, यानी कि डियर। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किस जानवर से हड़प्पा के जो लोग थे वो परिचित नहीं थे। तो भाई किससे परिचित नहीं होंगे? जो यहां पे हमें दिख रहा है उनसे तो परिचित हैं। बाघ से है, हाथी से है, गेंडा से है, भैंसा है।
बाकी जो मध्य पाषाण काल से अगर हम देखें तो मध्य पाषाण काल से जिन पशु पालन की शुरुआत हमें दिखाई देती है वो पशुपालन लगातार यहां पे भी हमें दिखाई दे रहा है, और जो कैटल रियरिंग की हम बात करेंगे वो लगातार हमें दिखाई देता है। जब आप धर्म और दर्शन की बात करेंगे हिंदू धर्म में, और जब आप पन्ने पलट करके देखेंगे कि आखिर मतलब कि पूजा पूजा की बात करेंगे, तो मूर्ति पूजा की बात करेंगे तो मूर्ति पूजा हमें यहीं से दिखाई देती है। मूर्ति पूजा हमें कहां से दिखाई देती है? तो मूर्ति पूजा की अगर बात करेंगे तो मूर्ति पूजा हमें हड़प्पा से दिखाई देती है। कहां से दिखाई देती है? हड़प्पा काल से दिखाई देने लगती है। और शैव धर्म को जब हम ट्रेस करते हैं तो यही पशुपतिनाथ का जो सील है शैव धर्म हमें कहां पे दिखाई देता है? तो ये भी हमें हड़प्पा में दिखाई देने लगता है। ठीक है, यानी कि हड़प्पा काल में, यानी कि इसी को हम लोग कैसे देखते हैं? तो इसी को हम लोग देखते हैं कि ये जो शैव धर्म है उसकी उत्पत्ति हमें यहीं से दिखाई देती है, यानी कि शिविज्म। इसकी तो शिविज्म की उत्पत्ति हमें यहीं से दिखाई देती है। बाकी तो हम आगे देखेंगे, सारी चीजों को करेंगे और कवर करेंगे। तो बिल्कुल चीजें तो अभी बहुत है, मैटर तो अभी बहुत है, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि उसमें समझाने में हमें वक्त लगेगा, और समझाने में टाइम लगेगा तो उसको बहुत छोड़ करके बहुत आगे भाग नहीं सकते हैं हम। तो इसीलिए आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। बाकी जो अगली क्लास है उसको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। उसमें जो बचा हुआ इसका पार्ट है वो हम लोग कर लेंगे, और बचे हुए पार्ट के साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या कर लेंगे? तो टैकल कर लेंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, बहुत शानदार और जबरदस्त चल रहा है एडुटेरिया के माध्यम से। फ्री ऑफ कॉस्ट दरोगा सीरीज जो है आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं, और आप लोग अपनी दरोगा की तैयारी को संपूर्ण करिए इस क्लास के माध्यम से। और जो पीडीएफ है ये मैं सेव कर लेता हूं, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आईवीसी पार्ट फर्स्ट। तो बिल्कुल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, बहुत शानदार और जबरदस्त क्लासेस चल रही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।